एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स रिवीजन पेपर श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान यूजीसी नेट नवंबर 2017 का तृतीय प्रश्न पत्र हल करेंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है क्योंकि इसमें तर्क की शैली एवं तरीके में एकत्व है। नीचे कथन और कारण दिया गया है, आइए देखें अभी कथन। इस तथ्य के बावजूद कि राल्स के सिद्धांत की प्रबल प्रक्रियागत विशेषताएं हैं, इसे सामाजिक न्याय में प्रमुख योगदान के रूप में भी देखा जा सकता है। तो अभी कथन बिल्कुल सही है। वह साफ साफ बताते हैं कि समानता से सभी विचलनों के युक्तिसंगत औचित्य की आवश्यकता है। तो कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। अभिसरण सिद्धांत में किसके बीच अभिसरण का उल्लेख किया गया है? तो साथियों, जो अभिसरण का सिद्धांत है उसमें उन्नत पूंजीवाद और विकसित पूंजीवाद के मध्य अभिसरण का उल्लेख किया गया है। अभिसरण का सिद्धांत 1960 के दशक में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रयासों से लोकप्रिय हुआ था। यह मूलतः विभिन्न समाजों के आर्थिक विकास एवं एक दूसरे पर डाले गए प्रभावों का अध्ययन करता है। अभिसरण सिद्धांत के अंतर्गत अभिसरण का उल्लेख उन्नत पूंजीवाद एवं विकसित पूंजीवाद के बीच किया गया है। किसने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है? तो शेल्डन वालिन ने जो है शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है। शेल्डन वालिन एक अमेरिकन राजनीतिक सिद्धांत हैं और तुलनात्मक राजनीति के लेखक थे। 1969 में प्रकाशित अपने एक निबंध पॉलिटिकल थियरी एज अवोकेशन में उन्होंने शास्त्रीय परंपरा का एपिक थ्योरी के रूप में उल्लेख किया है। कूट ए को जो है कूट बी से यानी सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें जो है एक में अवधारणा है और दूसरे में चिंतक हैं। तो आइए देखते हैं। तो मौन सहमति किससे संबंधित है? मौन सहमति से लाक संबंधित है। स्वयं से संबंधित और दूसरों से संबंधित कार बेंथम से हैं। नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता ये बर्लिन की है। सुव्यवस्थित समाज ये जॉन रॉल्स का है। यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी? तो बाकुनिन ने जो है ये आशंका व्यक्त की थी। कथन और कारण है। लेनिन का शक्ति पर क्रांतिकारी कब्जा होना आकस्मिक शासन परिवर्तन के समान है तथा यह मार्क्सवादी को नकारता है। तो कथन सही है। मार्क्स का विचार था कि कम्युनिस्ट पार्टी शांतिपूर्ण ढंग से शक्ति हाथ में ले लेगी, लेकिन ये गलत है क्योंकि मार्क्स जो है हिंसात्मक क्रांति की बात करता है, शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था? तो कृषक वर्ग की जो है भूमिका पर बल देना जो है माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था। साथियों, अगला प्रश्न। किसने इस विचार पर संदेह प्रकट किया कि लाक गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे? तो साथियों, एस क्राफ्ट एक विचारक हैं जिन्होंने लाक के गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक होने पर संदेह प्रकट किया था। रिचर्ड एस क्राफ्ट एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक थे। अपनी पुस्तक रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स एंड लॉक्स टू डाइजेस्ट ऑफ गवर्नमेंट 1986 में उन्होंने इस विचार पर संदेह प्रकट किया था कि लाक गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे। कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है? तो थॉमस हॉब्स जो है अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करते हैं। किसने रूसों को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया था? तो साथियों, जो है जैकब टालमोन नामक विचारक ने जो है रूसों को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया था। घोर व्यक्तिवाद से प्रारंभ होकर रूसों के दर्शन की प्रगति समिष्टवादी में होती है। स्वतंत्रता और जनतंत्र का पुजारी होते हुए भी वह रोबेस्पियर जैसे निरंकुशवादियों का आदर्श बन जाता है। अंतर विरोध और विरोधाभासों के कारण उसके दर्शन का स्वरूप विवादास्पद रहा है। यही कारण है कि जैकब टालमोन 1916 से 1980 ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म डेमोक्रेसी यानी अधिनायकवादी लोकतंत्र
नामक पुस्तक में इन्होंने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री कहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आइए देखते हैं। साथियों इसको देखिए, पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट, तो पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट जो है विसंबंधन से है। दास कैपिटल आपका जो है अधिशेष मूल्य से है। 18th ब्रूमायर्स ऑफ लुई बोनापार्ट, ये आपका राज्य की अपेक्षिक स्वायत्तता से है। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम सरवारावर की तानाशाही से संबंधित है। मार्क्स की रचनाएं और उनसे संबंधित विषय थे। निम्नलिखित में से क्या मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है? इसने प्राचीन रोम को नेतृत्व प्रदान किया था, तो ये बिल्कुल सही है। और इसने इतिहास का व्यापक रूप से उपयोग किया था ताकि शासन कला सीखी जा सके, तो ए और बी दोनों सही है। गांधी ने स्वयं को किस रूप में बताया था? तो गांधी जी स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में बताया था। निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति में अरस्तू के योगदान के संबंध में सही है? तो तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन किया था, राजनीति के एक अनुभविक विज्ञान का विकास किया था। दोनों बातें सही हैं। नव संस्थावाद बल देता है, तो नव संस्थावाद संस्थाओं पर ना कि व्यक्तियों पर बल देता है। ईस्टर्न ने वर्ष 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया था? तो वास्तविक क्रांति के रूप में प्रचंड संशोधन का वर्णन किया था। ग्रेट ब्रिटेन के अलिखित संविधान के विकास के मुख्य कारण क्या थे? परंपराओं को कानून समान पवित्र मान लेने की ब्रिटिश मान्यता, परंतु न्यायालय में जवाबदेह नहीं। किस देश में एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है? तो यूके या ग्रेट ब्रिटेन में एक स्पीकर का पद जो अत्यधिक पवित्र माना जाता है, इसलिए वहाँ एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष अनुसरण किया जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधिकार को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया? तो साथियों ये यूएसए में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका के उल्लेखनीय हस्तक्षेप द्वारा व्यक्ति के नागरिकों का विकास हुआ है? तो साथियों ये भी जो है आपके यूएसए से संबंधित है। यहाँ पे कुछ निर्वाचन प्रणाली है और उनसे संबंधित देश है। तो देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूएस में है। द्वितीय मतदान प्रणाली सेकेंड बैलेट सिस्टम ये फ्रांस में है। वैकल्पिक मत प्रणाली ऑस्ट्रेलिया में है। अतिरिक्त सदस्य प्रणाली जर्मनी में है। नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, आइए देखते हैं। 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत यथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि वे स्थानीय रूप से सीमित रह गए। दूसरा कारण कहता है उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणाम स्वरूप पक्षपातपूर्ण था। तो साथियों इसमें जो है कथन और कारण दोनों सही थे और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक हैं? तो आइए देखते हैं। तो साथियों इसमें जो है टालकट पार्सन्स, माइकल क्रोजियर, रॉबर्ट प्रेस्टस्ट और F.W. रिक्स जो ये चारों जो है नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक थे। हाब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है ना कि अधिकार। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है। उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यक रूपरेखा प्रदान की गई थी। तो ये दी गई थी जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता की रूपरेखा स्मिथ द्वारा, और एडम स्मिथ की प्रमुख कृति है द वेल्थ ऑफ नेशन 1776। राजनीतिक समाजीकरण का संबंध है। तो साथियों राजनीतिक समाजीकरण का जो संबंध है वो राजनीतिक विचारों के निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित है। जन भागीदारी संस्कृति संबंधित थी, तो वो तत्कालीन साम्यवादी शासन से संबंधित थी। यह किसका कथन है कि राजनीति विविधता तथा संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है? तो यह कथन है लासवेल, और लासवेल एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक थे। हंटिंगटन आधुनिकीकरण सिद्धांत का आलोचक है,
क्योंकि इस सिद्धांत में ध्यान नहीं रखा गया है पारंपरिक समाज में अनेक स्पर्धी मूल्य प्रणालियों तथा संस्कृतियों की उपस्थिति का। देखिए, सैमुअल हंटिंगटन एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक व सलाहकार थे। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज 1968 और द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन 1996 इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। निम्नलिखित में से किसने अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया? तो साथियों जो है बर्नहम, जेम्स बर्नहम ने जो है अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया। जेम्स बर्नहम की जो चर्चित कृति द मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन 1941 है, इसमें उन्होंने अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया। बर्नहम बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार समाजवाद की स्थापना का एकमात्र परिणाम यह हुआ कि इन देशों में समस्त वास्तविक शक्ति एक अभिजन वर्ग के हाथों में केंद्रित हो गई। किसके अनुसार? भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल में अंतर्गुम्फित 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र तथा सामाजिक क्रांति के लक्ष्य त्रय को प्राप्त करना है। तो साथियों ये जो त्रय लक्ष्य की बात कही थी, ये ग्रेनविल ऑस्टिन एक विचारक हैं, उन्होंने कहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान पर व्यापक शोध कार्य किया। इस संबंध में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन 1968 उनकी जो प्रसिद्ध रचना है। निम्नलिखित में से कौन से आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का उपयोग करने पर राज्य द्वारा युक्त निर्बंधन की परिधि में आते हैं? तो साथ ही इसमें आता है राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना। ये चारों ही जो है इसके अंतर्गत आते हैं। एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? तो साथियों ये अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन कौन से कथन जो है सही हैं? तो पहला विकल्प है इनका निर्वाचन लोक आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है, सही है। इनका निर्वाचन लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है, यह भी सही है। इनके निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं है, सही है। वे राज्यसभा का सभापति होते हैं, यह भी सही है। तो इसके चारों विकल्प बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित मामलों को इसके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले क्या आया था? एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल का मामला 1975, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1985, एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1984, बालको कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ। निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों की उत्पत्ति अनुच्छेद 356 के संबंध में बम्बई मामले में दिए गए फैसले से हुए? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई घोषणा न्यायिक पुनरीक्षा के अध्ययन है। राज्य विधानसभा को उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद तुरंत भंग नहीं किया जा सकता है। उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति मिलने के बाद ही राज्य विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार से यह बताने के लिए कहा जा सकता है कि उसने किस आधार पर अनुच्छेद 356 लागू करने का निर्णय लिया है। तो ये सभी विकल्प जो है इस SR बम्बई बनाम भारत सरकार के अंतर्गत आए थे। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो न्यायमूर्ति जो पुंछी आयोग है वो केंद्र राज्य से संबंधित है और 2007 में जो है इस आयोग की स्थापना की गई थी। वह राज्य जिसके साथ केंद्र का समझौता हुआ है तो असम से 1985 में हुआ है, मिजोरम से 1986 में हुआ, त्रिपुरा से 1988 में हुआ और पंजाब से भी 1985 में। तो असम और पंजाब से 85 में, मिजोरम से 86 से और त्रिपुरा से 88 में समझौता हुआ है। किस समिति का यह विचार था कि पंचायती राज सम्यक ढंग से चलती रहती यदि ग्रामीण भारत में विकास की पुरोधा के रूप में उन्हें जिम्मेदारियां सौंपकर उन्हें समुचित ढंग से प्रोत्साहित किया जाता है। तो ऐसा मानना था
जनता पार्टी के समय में आई हुई अशोक मेहता समिति का। अशोक मेहता समिति जो है 1977 में आई थी। किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी? तो एन गोपाल स्वामी ने 30 जून 2006 से अप्रैल 2009 तक भारत के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त थे और वर्ष 2009 में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की सिफारिश की थी। नीचे कथन और कारण है, तो आइए देखते हैं। कानून और व्यवस्था जिलाधीश की जिम्मेदारी है, तो बिल्कुल सही है। कानून और व्यवस्था भारत में अभी भी एक समस्या बनी हुई, तो कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। यहाँ पे कुछ राज्य दिए हैं और राज्यों से संबंधित राजनीतिक दल दिए हैं, तो आइए देखते हैं। तो बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी, पश्चिम बंगाल में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश में अपना दल, हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय लोक दल है। 73वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई है, क्या क्या व्यवस्था की गई है? तो इसमें है ग्रामीण एवं शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज के सभी स्तरों पर अध्यक्ष और सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव, कैग नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक द्वारा पंचायत की निधियों की लेखा परीक्षा, ये तीनों जो है इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। और इसका सही विकल्प है पंचायती राज की सभी संस्थाओं के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था, ये बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त होते हैं जिसकी संख्या 10 से अधिक नहीं होती है। तो जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसकी स्थापना जो है 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था और सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में आया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निम्नलिखित में से कौन से स्वैच्छिक प्राविधान है? तो इसके अंतर्गत जो स्वैच्छिक प्रावधान है वो इस प्रकार हैं। पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करना, पंचायतों को स्वायत्त निकाय बनाना, करों फीस आदि के संबंध में पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना, ये इसके अंतर्गत स्वैच्छिक प्रावधान है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों को दो भागों में बांटा गया था, एक अनिवार्य एवं ऐच्छिक। ऐच्छिक जो प्रावधान थे वो राज्यों के निर्देशानुसार सम्मिलित किया जाता है, जबकि अनिवार्य नियम में पंचायती राज पद्धति सम्मिलित है। यहाँ पे सूची 1 में से समिति दी है और किन विषयों से संबंधित थी सूची बी में दिया गया है, तो उनको मिलान करना है। तो जो होता समिति जो 2002 से 4 में आई थी, इसका संबंध सिविल सेवा में सुधार था। संथानम समिति 1962-63 में आई थी और ये भ्रष्टाचार की रोकथाम से संबंधित थी। सरकारिया आयोग 1983 में केंद्र राज्य से संबंधित था। यशपाल समिति 1992 में उच्च शिक्षा में सुधार से संबंधित थी। दबाव समूहों के प्रकार और दबाव समूहों के नाम, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। तो देखिए पहला है पारंपरिक सामाजिक संरचना पर आधारित, ये नायर सर्विस सोसाइटी है। श्रमिक हित पर आधारित हिंद मजदूर परिषद है। संस्थागत हित पर आधारित दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ है। व्यवसायिक हित पर आधारित एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। निम्नलिखित में भारत में राष्ट्र निर्माण की मुख्य समस्याएं कौन सी हैं? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारत निर्माण की जो समस्या हैं वो आपकी हैं, पहला है निर्धनता, ये इसकी समस्या है, और दूसरा आपका निरक्षरता भी है, तीसरा आपका भ्रष्टाचार है और चौथा आपका आतंकवाद है। मजदूर संघ और राजनीतिक दल इसकी समस्या नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं सबसे पहले सही कथन क्या क्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, तो यह बिल्कुल सही है। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त कर दिया गया, यह भी सही है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को भी निरस्त कर दिया गया, तो यह गलत है क्योंकि जो शासकीय अधिनियम 1923 था उसको जो है निरस्त नहीं किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को गठित किया गया है, तो यह भी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से
वे कौन से सुधार प्रतिमान हैं जिनकी पीटर्स ने परंपरागत लोक प्रशासन के विकल्पों के रूप में पहचान की है? तो इन्होंने जो है जो पहचान किया है उसके अंतर्गत है आपके बाजार प्रतिमान, भागीदारी आधारित राज्य प्रतिमान, नम्य सरकार प्रतिमान और विनियमित सरकार। तो चारों विकल्पों उन्होंने जो है इसके अंतर्गत समाहित किया है। निम्नलिखित प्रशासनिक चिंतकों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपके हैं एमपी फॉलेट, फिर आपके हैं बिलोबी, उसके बाद आते हैं रॉबर्ट डहल और रॉबर्ट डहल के बाद एफडब्ल्यू रिक्स। निम्नलिखित में से किसने विभागीय संगठन के लिए 4P का फॉर्मूला दिया था? तो 4P जो है वो लूथर गुलिक ने दिया था। और 4P क्या होता है? पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। हर्बर्ट साइमन ने संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत की एक मशीन प्रतिमान सिद्धांत के रूप में खिल्ली उड़ाई थी। कारण क्या था? शास्त्रीय संगठन के औपचारिक संरचनात्मक भाग के प्रति अत्यंत तल्लीन रहते हैं और वे यह मानव कारकों की कीमत पर करते हैं। तो इसमें जो है कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो विकल्प ए सही होगा। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास प्रशासन एक कार्य उन्मुखी, उद्देश्य उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है? तो ऐसा जो मानना है वो एडवर्ड वीडनर का मानना है। उच्च पद पर प्रोन्नति में सम्मिलित है, क्या क्या चीज़ें इसमें परिवर्तित होंगी? तो देखिए, जो अगर उच्च पद पर किसी की प्रोन्नति तो इसमें पद में परिवर्तन होगा, वेतन में परिवर्तन होगा, कर्तव्य में परिवर्तन होगा और उत्तरदायित्व में, इन सभी चारों चीज़ों में परिवर्तन हो जाएगा। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए बुलावा भेजा जाता था? वो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जो है एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए बुलावा भेजा जाता है। नीति का बचाव निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो नीति का जो बचाव हो वो लाइन एजेंसी का कार्य है। निम्नलिखित में से किसने राजनीति प्रशासन द्विभाजन को अस्वीकृत किया है? तो हर्बर्ट साइमन ने अपने एक लेख द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन की कहावतें में लोक प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतों की संज्ञा दी। साइमन ने राजनीति प्रशासन द्विभाजन को भी अस्वीकृत किया था। यह किसका विचार था कि उत्तरजीविता राज्य की भौतिक क्षमता तथा अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है? तो ऐसा मानना था नव यथार्थवादी या संरचनावादी विचारक केनेथ वॉल्टेज का। नव यथार्थवादी या संरचनावादी यथार्थवादी केनेथ वॉल्टेज ने अपनी पुस्तक थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यथार्थवाद के लिए उन्नत विकास का वर्णन किया था। वॉल्टेज का मानना था कि संरचना के प्रभाव को राज्य के व्यवहार को समझने के रूप में लिया जाना चाहिए। इसने संरचना को दो भागों में परिभाषित किया। प्रथम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का व्यवस्था सिद्धांत जो अराजकता लिए हुए। दूसरा, इकाइयों में क्षमताओं का वितरण। वॉल्टेज का विचार था कि उत्तरजीविता राज्य की भौतिक क्षमता तथा अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो कूट है, कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं। नव यथार्थवाद और नव उदारवाद तर्क बुद्धिवादी उपागम है, सही है। नव यथार्थवाद और नारीवाद अनुचिंतनवादी उपागम है, तो ये गलत है। उत्तर संरचनावाद तथा नव उदारवाद तर्क बुद्धिजीवी उपागम है, यह भी गलत है। नारीवाद और उत्तर संरचनावाद अनुचिंतनवादी उपागम है, यह बिल्कुल सही है। तो विकल्प डी, ए और डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नम्र शक्ति के बारे में सही है? नम्र शक्ति का उपयोग राज्यकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। नम्र शक्ति का उपयोग गैर राज्यकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। नम्र शक्ति का दूसरा फलक है। नम्र शक्ति आदर्शवाद का एक रूप है। तो इसमें जो है आपका जो है विकल्प ए, बी और सी है और नम्र शक्ति जो है आदर्श शक्ति का रूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कांट के सिद्धांतों का प्रभाव है? वैश्विक नागरिक समाज, स्वयं प्रयास करना, ये जो है कांट के विचारों का प्रभाव नहीं है, जो युद्ध पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। संघर्ष, हिंसा तथा शांति के बारे में जोहान गाल्टुंग के प्रतिमानों के बारे में गलत कथनों पर विचार कीजिए।
तो पहला इनका जो है, उन्होंने सुझाव दिया कि संघर्ष को परस्पर विरोध, मनोवृत्ति, व्यवहार के त्रिकोण के रूप में देखा जा सकता है, तो यह गलत है। उन्होंने संरचनात्मक, सांस्कृतिक, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हिंसा की बात कही, तो यह बिल्कुल सही है। उन्होंने शांति निर्माण, शांति स्थापना तथा शांति रक्षा की चर्चा की, तो यह भी सही है। उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध, छद्म युद्ध और अंतर्राज्य युद्ध की व्याख्या की, तो यह गलत है। तो ए और डी गलत है, जो कि बी और सी बिल्कुल सही है। तो विकल्प नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सही नहीं है? तो ये देखिए, वर्ल्ड ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी, विश्व समुदाय अथवा मानव जाति, समाजीय सुरक्षा, सामाजिक आवश्यकताएं, आर्थिक सुरक्षा, कल्याण, पर्यावरण संसाधन। तो इसमें जो सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक आवश्यकताएं, यह गलत है, बाकी सभी तीनों सही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में भारत की भूमिका के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि का प्रमुख अंशदाता है, तो यह सही है। वर्ष 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विजय लक्ष्मी पंडित ने किया था, तो यह गलत है। वर्ष 2001 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक सम्मेलन के व्यापक प्रारूप मार्ग प्रशस्त किया था, तो यह भी सही है, ये गलत है। भारत में अन्य देशों के साथ चरणबद्ध तरीके से परमाणु हथियारों को समाप्त करने की कार्य योजना 96 से 2020 के बीच में प्रस्तुत की गई, तो यह सही। तो विकल्प ए और डी आपका सही है, तो आपका आंसर नंबर सी सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो ये देखिए, राज्य अभी भी संप्रभु राज्य के रूप में विद्यमान है, यह बिल्कुल सही है। वैश्वीकरण से वेस्टफेलियन राज्य प्रणाली कमजोर हुई है, तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला है वासेनार समझौता 1996। ये समझौता था पारंपरिक हथियारों तथा प्रौद्योगिकी के दोहरे उपयोग का निर्यात एवं नियंत्रण के संबंध में। ऑस्ट्रेलिया समूह, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और ये रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रसार को रोकने से संबंधित था। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ये 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और परमाणु हथियारों के अप्रसार से संबंधित था। MTCR 1987 में ये जो है स्थापित हुआ था और सामूहिक विनाश वाले हथियारों की सुपुर्दगी हेतु प्रणाली का अप्रसार से संबंधित थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो साथियों, इसमें जो है न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चीन के प्रयासों से स्थापित एक बैंक है, यह भी सही है। विश्व व्यापार संगठन उन देशों को सर्वाधिक अल्प विकसित देशों की मान्यता प्रदान करता है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा नामोनिर्दिष्ट किया है, तो यह भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील देशों में राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान करता है तथा निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन करता है, तो यह बिल्कुल गलत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव भारत के परमाणु शक्ति निवारक पर है? तो साथियों, कम संख्या तथा निवारण करने की क्षमता, विकल्प सी सही है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी NSCI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। यह एक त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें सामरिक नीति समूह, संयुक्त खुफिया समिति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड शामिल हैं। दूसरा है विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रजेश मिश्र और JN दीक्षित, KP सिंह। तो साथियों, इसमें जो है भारत में जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना थी नवंबर 1998 को हुई थी। यह एक त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें सामरिक नीति समूह, संयुक्त खुफिया समूह तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड शामिल हैं। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री इसके सदस्य हैं। ब्रजेश मिश्र के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, JN दीक्षित दूसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे और वर्तमान में अजीत डोभाल को लेकर कुल 5 सलाहकार नियुक्त हो चुके हैं। KP सिंह सुरक्षा सलाहकार नहीं है तथा उपरोक्त में से कोई भी विकल्प सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नीम राणा वार्ता भारत चीन संबंधों के विषय में है,
तो ये कथन गलत है, क्योंकि जो नीम राणा है वो भारत चीन संबंधों के विषय में नहीं है, बल्कि भारत पाकिस्तान के ट्रैक डिप्लोमेसी की शुरुआत है। ओटावा वार्ता भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में है, तो यह बिल्कुल सही है। संग्रीला वार्ता भारत सिंगापुर संबंधों के विषय में है, तो यह गलत है। और रायसीना वार्ता भू राजनीति अथवा भू अर्थव्यवस्था के विषय में भारत का फ्लैगशिप सम्मेलन है। तो सांग्रीला वार्ता एक अंतर सरकारी सुरक्षा मंच है, जो एक स्वतंत्र थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज सालाना आयोजित की जाती है। इसमें 28 एशिया प्रशांत देशों के रक्षा मंत्री मंत्रालयों के स्थायी प्रमुख और सैन्य प्रमुख शक्ति शरीक होते हैं। तो इसमें जो विकल्प ए और सी है वो गलत है, बी और डी बिल्कुल सही है। सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य 7 बार बना, तो यह बिल्कुल सही है। जापान सुरक्षा परिषद का सदस्य 11 बार बना, तो यह भी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट के सदस्य नहीं थे? तो टुवर्ड्स इक्वलिटी जो रिपोर्ट 1974 में आई थी, इसमें भारत में महिलाओं की स्थिति जानने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। तो इसकी सदस्य थी लोतिका सरकार, नीरा डोंगरा और वीणा मजूमदार। तो इसमें जो सुशीला नायर हैं वो इसकी सदस्य नहीं थी। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आइए देखते हैं। यहाँ पे कुछ जो है पुस्तकें हैं और उनसे संबंधित ग्रंथ हैं, उनको मिलाना है। स्टीफन क्रेसर, इनकी पुस्तक है इंटरनेशनल रेजिम्स 1983। जे रोजनबर्ग, एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी 1994। E.M. वुड, एम्पायर ऑफ कैपिटल 2003। बेरी बुजान, फ्रॉम इंटरनेशनल टू वर्ल्ड सोसाइटी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथियों कमेंट करके बताएं कि आपको किन विषयों पे वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।